हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। टू गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्या वो हमसे बात करेगी? अब आगे। आयशा हंसते हुए प्यारी लग रही थी। वहीं उनकी कन्वर्सेशन सभी लोगों ने सुनी थी। वहां पर मौजूद राजपूत फैमिली और ओबरॉय फैमिली ने भी। कुंती जी ने जब अनुप्रिया जी को शोभित दादाजी की वाइफ के तौर पर देखा तो उनके कलेजे फटने को तैयार था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह शोभित दादाजी को इस तरह से देखेंगे। कुंती दादी जी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे दिशा में देख रही थी जहां शोभित दादाजी खड़े थे। वही कुलभूषण दादाजी तो अब तक कुछ बोल ही नहीं थे, वह एकदम खामोश खड़े थे। शंकर दादाजी का भी वही हाल था, उनके मुंह से कुछ अल्फाज निकल ही नहीं रहा था। वह एकदम खामोश खड़े होकर अपनी प्रिय दोस्त को देख रहे थे। हाँ, शंकर दादाजी और शोभित दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। और कुलभूषण दादाजी शोभित दादाजी के छोटे भाई थे और कुंती की उनकी वाइफ थी। अब इनके पिछली स्टोरी हम आगे चलकर पता करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बता दिया, यही काफी है। वही दादाजी अनुप्रिया जी की तरफ देखते हैं तो अनुप्रिया जी अपना मुंह फेर लेती हैं। उनसे ये देखकर दादाजी बेचारा समूह बना लेते हैं और उनकी नजर अनुप्रिया जी पर ही रुकी हुई थी। वही करण जी और अनिल जी अपने पिताजी की हालत देखकर हंसने लगते हैं। वह आयशा भी खुलकर हंस रही थी। हंसते हंसते अचानक उसकी नजर एक दिशा में जाती है। वहां देखकर उसकी हंसी एक पल के लिए ठहर जाती है। उसके चेहरे पर जो हंसी थी वह धीरे धीरे गायब होने लगती है और चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगता है। आयशा उससे दिशा में देख रही थी जहां पास अरहान खड़ा था। अरहान के साथ सात्विक और कृष्णा भी खड़े थे। आयशा को इस तरह से खामोश होता हुआ देखकर ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली की नजरें जो आयशा पर टिकी हुई थी उसकी नजरों का पीछा करते हैं तो वहां पर अरहान खड़ा था। अरहान को देखकर सभी के एक्सप्रेशन जैसे आयशा के थे वैसे ही हो जाते हैं। वह कभी आयशा को देखते तो कभी अरहान को। आयशा तुरंत अपनी नजरें अरहान से फिर लेती है और दूसरी दिशा में चली जाती है जहां कुछ बिजनेस पार्टनर खड़े थे और वह उनसे बातें करने लगती है। अरहान ने इस वक्त ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, व्हाइट कलर की शर्ट थी, ब्लैक कलर का कोट था और एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी। हाथ में बाल जल से सेट किया गया था जो उसे पर काफी आकर्षक लग रहा था। चेहरे पर आई हल्की दाढ़ी बालों की एक छोटी बंधी हुई थी पीछे की तरफ और बाल खुला छोड़े थे और जिम में काफी मेहनत से बनाई गई 8 पैक्स वाली बॉडी जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अरहान के हाथ में एक फ्लावर बुके था। वह दादाजी की तरफ बढ़ जाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। दादाजी भी अरहान को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी आशीर्वाद देते हैं और उसके हाथ से फ्लावर बुके ले लेते हैं और वह आयशा को आवाज देते हैं। आयशा जो अरहान का सामना नहीं करना चाहती थी लेकिन उसके बावजूद वह दादाजी का कहना नहीं डाल सकती थी, इसलिए वह दादाजी के पास आती है। दादाजी उसके कंधे पर रखकर उसे साइड से गले लगा लेते हैं और अरहान से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, इनसे मिलो, यह है मेरी प्यारी सी पोती, मेरी छोटी सी जान आयशा राजावत। अरहान उनकी बात सुनकर एक नज़र उनको देखकर फिर अपनी नज़रें आयशा के ऊपर टिका देता है। उसकी ब्लू आंखें और गहरी हो जाती है। आयशा को वह तकरीबन 2 साल बाद देख रहा था लेकिन उसकी आंखों में आए उसे जज्बात को दादाजी अच्छे से पढ़ लेते हैं। वहीं अनिल जी भी आगे जाकर अरहान से मिलते हैं क्योंकि अरहान मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, नंबर 1 बिजनेसमैन था, तो जाहिर था उनका स्वागत उन्हें अच्छे से करना ही था। दादाजी उनका स्वागत अच्छे से करते हैं और फिर आयशा की तरफ देखकर पूछते हैं, कहाँ है वह नन्हे शैतान, दिखाई नहीं दे रहा है दोनों। दादाजी की बात पर आयशा मुस्कुरा देती है और उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, भाभी के पास है दोनों। दादाजी आयशा की बात सुनकर अपना सरसों में जिसे दिला देते हैं और फिर हम उनके पास ही कुछ बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं। वह उनसे बात करने लगते हैं। आयशा भी वहां से हट जाती है, अंशी के साथ खड़ी होकर कुछ बातें करने लगती है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी और उसकी नजर बार बार अरहान की तरफ जा रही थी जो उसे इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। अरहान की नजरों को महसूस करके आयशा खुद से बुदबुदाते हुए कहते हैं, यह इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या यह नहीं चाहता था कभी कि आयशा से अलग हो जाए? क्या यह नहीं चाहता था कभी कि आयशा से हमेशा दूर रहे? ये हमेशा आयशा को टॉर्चर करता था और आज कैसे घूर घूर कर देख रहा है? और वैसे इसकी बीवी वह कहाँ है? स्नेहा अब तो इसकी बेटी भी है, फिर भी यह मुझे देख रहा है। ऐसा कहकर आयशा की नज़र उसे दिशा में जाती है जहां पर स्नेहा अपनी 1 साल की बच्ची को लेकर खड़ी हुई थी। उसके पास ही विराज खड़ा हुआ था और उनके साथ ही आरव, आदित्य, सोनाक्षी, प्रियम, आकाश, अर्णव, कश्यप भी मौजूद थे। सोनाक्षी के हाथ में भी इस वक्त 7 से 8 महीने का बेबी था, वह भी अपने बच्चे को संभालते हुए उन सभी से बात कर रही थी। अचानक अर्णव की नज़र उसे दिशा में जाती है जहाँ पर आयशा खड़ी हुई थी। आयशा की नज़र अपने तरफ महसूस करके अर्णव सभी की तरफ बिना देखे ही कहता है, क्या हमें आयशा से चलकर बात करनी चाहिए? अर्णव की बात सुनकर सभी की नजरें आयशा की तरफ जाती है जो उन्हीं लोगों को देख रही थी। ये देखकर सोनाक्षी और स्नेह एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनके चेहरे पर एक गिल्ट नजर आता है और वह उसे दिशा में देखते हुए कहती हैं, क्या वह हमसे बात करेगी?
सोनाक्षी और स्नेह का एक सा जवाब रहता है। सभी की नजरें उन दोनों पर आकर टिक जाती है तो सोनाक्षी स्नेहा एक दूसरे को देखकर फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है हमसे उसको लेकर क्या कभी हमसे बात करेगी आयशा? हमने तो कभी उसे अपने ग्रुप में शामिल होने ही नहीं दिया, हमेशा उससे नफरत से बात की है, हमेशा उससे अलग रखा है हम लोगों ने अपनों से, तो क्या वह कभी हमसे बात करेगी? सबको गए एक झटका। अब आगे स्नेह और सोनाक्षी की बात सुनकर सभी की नजरों में अचानक एक गिल्ट नजर आता है। अर्नव की आंखें नम हो जाती है। सची तो कह रही थी स्नेह और सोनाक्षी, क्या वह कभी बात कर पाएगी उन लोगों से? क्योंकि उन लोगों ने तो कभी आयशा से बात नहीं की, हमेशा से उसे अकेला छोड़, हमेशा से उसे डांटा, उसे नफरत से बात की। क्या कभी वह कर पाएगी उन्हें मुझसे बात? क्या उन्होंने कोई वजह छोड़ी थी कि आयशा उनसे बात करे? विराज भी अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। वह जानता था सबसे ज्यादा अगर नफरत से किसी ने बात की थी तो वह विराज था। हमेशा वह जब भी आयशा को अपने सामने देखा तो उसे धक्का देकर लग जाता देता, जहां पर वह आयशा बैठी रहती वहां पर वह कदम तक नहीं रखता था। हमेशा जब भी आयशा उसके सामने आती है तो वह हमेशा उसे बुरा भला कहता था। वह भूल नहीं था कुछ और ना ही यह सब बातें भूलने वाली थी। कहते हैं कुछ चीज आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रह जाती है, वही हाल था इन लोगों का। इन लोगों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आयशा की नफरत और आयशा की इग्नोरेंस ही आएगी, क्योंकि उन्होंने कभी आयशा से ठीक से बात नहीं की, ना ही कभी उससे प्यार भरी नजरों से देखा और ना ही कभी उसे अपनी बहन के तौर पर एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसकी कोई गलती कभी थी ही नहीं। हमेशा से कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए जिनका जिम्मेदार वक्त ने भी आयशा को ठहराया और हालात ने भी आयशा को ठहराया और इन लोगों ने भी आयशा को भी ठहराया। वह सभी अपनी नजरें आयशा पर जमा देते हैं, जो उन्हें देखकर अपनी नजरें कब का फिर चुकी थी। आयशा को देखकर सुनंदा जी के आंसू भी रुके हुए थे, वह अब बह जाते हैं, क्योंकि आयशा एक बार भी ओबरॉय फैमिली या राजपूत फैमिली के पास नहीं आई थी। वह तो दादाजी से भी मिलने नहीं आई थी दोनों फैमिली के। आयशा काफी देर तक वहां पर खड़ी हुई थी और अंशी से बातें कर रही थी। उन्हीं के साथ एक दो फीमेल बिजनेस पार्टनर और थी, उनकी जो बातें कर रही थी उनसे अरहान भी आयशा को एक तक देखे जा रहा था। वह गोल्डन कलर की हल्की हैवी साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी, एकदम मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी हुई थी, गले में पतली सी लॉकेट थी डायमंड की और कानों में ईयरिंग्स थे, बालों को खुला छोड़ा हुआ था कल करके और हाथों में एक पतला सा ब्रेसलेट था। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पहना था और चेहरे पर बिल्कुल हल्का और सटल सा मेकअप किया था उसने, जो उसे पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अरहान की नजर आयशा पर टिकी हुई थी। अरहान एक जगह खड़ा होकर आयशा को देखे जा रहा था। उसके पास ही सात्विक और कृष्णा भी खड़े हुए थे। वह दोनों कभी अरहान को देखते तो कभी आयशा को देखते। पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पर एक और बात थी इम्पोर्टेंट, वह ये थी कि बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र भी अलग थे। कीर्ति जी जो वही खड़ी होकर सभी गेस्ट को आराम से देख रही थी, वह सोनाक्षी और स्नेहा के पास आती है, उनके गोद में बच्चों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग यहाँ पर बच्चे को लेकर क्यों खड़े हुए हैं? वहाँ पर बच्चे का खेलने के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकती हैं, वहाँ तरह तरह के गेम एंड सर्वेंट मौजूद है बच्चों की देखरेख के लिए। स्नेह और सोनाक्षी एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए उनसे पूछती है कि वह जगह कहाँ पर है, तो कीर्ति जी वह जगह बता देती है और उन्हें लेकर भी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी इस वक्त जोरों पर थी अपने और सारे जितने भी लोग थे वह बात कर रहे थे। किसी के हाथ में जूस का गिलास था तो कोई स्टार्टर खा रहा था, कोई बात कर रहा था हंसते मुस्कुराते हुए, कोई अपनी ज्वेलरी एंड साड़ी का शो ऑफ कर रहा था तो कोई उदास खड़ा था, किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई बेहद खुश था। वही आयशा अभी खड़ी होकर सभी से बात कर रही थी, वह उसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई थी। ओबरॉय फैमिली, राजपूत फैमिली, अरहान की भी नजरें जमी हुई थी उससे पर और उन्हीं के साथ साथ आयशा के जितने भी सो कॉल्ड सिबलिंग्स थे उनकी नजर भी आयशा पर टिकी हुई थी। स्नेह और सोनाक्षी अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर आ चुके थे। उन बच्चों के साथ काशवी भी मौजूद थी वहां पर, जहां पर काफी सारे बच्चे मौजूद थे जो खेल रहे थे। छोटे बेबीज के सेक्शंस अलग थे और जो उनसे थोड़े बड़े थे उनके सेक्शंस अलग थे। इसी तरह के काफी सारे क्षेत्र वहां पर बच्चों के लिए भी बनाए गए थे और बच्चे आराम से खेल रहे थे और वह काफी बड़ा सेटअप किया गया था। वहां झूले भी थे, तरह तरह के खेल खिलौने भी थे, सभी बच्चे खेल रहे थे, सभी का ध्यान लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फूड टेबल पर अमृता जो बैठी हुई थी अपनी चेयर पर, वह मफिन और कपकेक को देखते हैं जो उसको गुस्से से देख रहे थे। अमृता बच्चों को देखकर प्यार से कहती है, बच्चा मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगी, अकेले मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, आप वेट करो, आपके मामा जी आ रहे हैं और आपको लेकर जाएंगे आपकी मम्मी के पास, इसलिए प्लीज मुझसे नाराज मत रहो तब तक। बच्चे इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उन्हें अपनी मामा के पास जाना था लेकिन वह लोग जा ही नहीं पा रहे थे और इसीलिए वह अमृता से गुस्सा होकर मुंह फुला कर बैठे हुए थे। अमृता भी काफी परेशान हो गई थी कि थोड़ी देर में वहां पर अव्यान आता है, मफिन और कप केक को अपनी गोद में लेता है और दोनों ही खुशी खुशी अपन मामा की गोद में चले जाते हैं। अव्यान भी बच्चों को गोद में लेकर उसे दिशा में चल देता है जहां पर आयशा सबके साथ मौजूद थी।
आयशा इस वक्त गार्डन में बीचों बीच खड़ी हुई थी और उसके साथ ही अंशी भी थी और एक दो फीमेल बिजनेस पार्टनर भी थी और उनसे 2-4 कदम दूरी पर ही अर्नब, स्नेहा, सोनाक्षी मतलब सारे कोसिन्स उसके खड़े हुए थे और दूसरी साइड 2-4 कदम की दूरी पर ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली मौजूद थी और थर्ड साइड राजावत फैमिली मौजूद थी और चौथा साइड जो था वह था अरहान का। अरहान वहां पर बैठकर आराम से देख रहा था। उसके और आयशा के फैसले में ज्यादा फर्क नहीं था, बस वह उठकर 3 से 4 कदम लेता वह आयशा के पास पहुंच जाता। अव्यान दूसरी साइड से बाहर आकर आयशा को ढूंढने लगता है। वह उसे रास्ते में कीर्ति जी भी दिखती है। वह अपनी माँ से पूछता है कि आयशा कहाँ है, तो कीर्ति जी उसे आयशा की तरफ इशारा करती है। तो ये देखकर अभियान भी अपने कदम बढ़ा देता है आयशा की तरफ। मफिन और कपकेक दोनों अपनी आंखों से, छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर सभी को देख रहे थे। वह दोनों बच्चे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे क्योंकि दोनों ही बच्चे बेहद कट थे। सबसे ज्यादा अगर कुछ स्पेशल था उनमें तो उनकी आंखें जो सी ब्लू कलर की थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। और इसी तरह बच्चों ने कपड़े भी पहने हुए थे, जहां कपकेक ने पिंक कलर की फ्लोरल कॉटन प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी और व्हाइट कलर का उसका टॉप था और व्हाइट कलर के शूज थे, पिंक कलर का हेयर बैंड था। इसी की तरह मफिन ने भी ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टी शर्ट और बॉटम पहना हुआ था। उसके हाथों पैरों में व्हाइट कलर के शूज थे, दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बच्चों के कपड़े की पिक मेरे व्हाट्सएप चैनल पर हमने कल ही डाल दी थी, आप एक दफा चेक आउट कर लेना और जिन्होंने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अव्यान अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ा देता है और आयशा को आवाज देते हुए कहता है, प्रिंसेस पकड़ो, अपने बच्चों को कब से परेशान कर रखा है उन्होंने मेरी बीवी को सिर्फ तुम्हारे पास जाने के लिए। आयशा पलटकर उसकी तरफ देखती है तो दोनों बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं और अपने मुंह से आवाज निकालते हुए कहते हैं, मम माँ मम माँ। आयशा भी अपने बच्चों को देखकर अपने हाथ बढ़ा देती है। ये देखकर दोनों बच्चे एक साथ उसकी गोदी में आने के लिए तैयार थे और आयशा संभालते हुए मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को अपनी गोद में थाम लेती है और दोनों बच्चे उसके पास आकर उसके सीने से लगकर मुस्कुराते हुए अपने मामा को देखकर चिढ़ाने लगते हैं। अव्यान बच्चों को देखकर कहता है, यह अच्छा है, अभी अभी तक मामा के पास थे, तब तक मामा की याद नहीं आई और जैसे ही मामा की गोद में गए मामा को भूल गए। दोनों बच्चों को जैसे अभियान की बात समझ में आ गई हो और वह खिलखिलाकर हंस देते हैं और वही आयशा भी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए अभियान को देखने लगती है। अभियान भी मुस्कुराते हुए आयशा का सर सहलाते हुए दोबारा उसे दिशा में चला जाता है जहां पर अमृता बैठी हुई थी। वही ओबरॉय फैमिली, राजपूत फैमिली एंड आरव, अर्नब, विराज, स्नेहा, सोनाक्षी सभी को एक झटका लगा था। आकाश प्रियम सबको एक झटका लगा था और बहुत गजब वाला लगा था। बार काउंटर के पास खड़ा अरहान की नजर जैसे ही आयशा और अपने बच्चों पर जाती है, उसकी आंखें जो अब तक गहरी थी, इंटेंस नजरों से वह आयशा को देख रहा था, उसकी नजर अपने बच्चों पर थमसी जाती है। आई एम ऑल राइट मिसेस राजपूत। दोनों बच्चों को जैसे अभियान की बात समझ में आ गई हो और वह खिलखिलाकर हंस देते हैं और वही आयशा भी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए अभियान को देखने लगती है। अभियान भी मुस्कुराते हुए आयशा का सर सहलाते हुए दोबारा उसे दिशा में चला जाता है जहां पर अमृता बैठी हुई थी। वही ओबरॉय फैमिली, राजपूत फैमिली एंड आरव, अर्नब, विराज, स्नेहा, सोनाक्षी सभी को एक झटका लगा था। आकाश प्रियम सबको एक झटका लगा था और बहुत गजब वाला लगा था। बार काउंटर के पास खड़ा अरहान की नजर जैसे ही आयशा और अपने बच्चों पर जाती है, उसकी आंखें जो अब तक गहरी थी, इंटेंस नजरों से वह आयशा को देख रहा था, उसकी नजर अपने बच्चों पर थमसी जाती है। बच्चे अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। मफिन और कपकेक हर तरफ अपनी छोटी छोटी नजरों से घूमकर हर किसी को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ पता चलोगे। वहीं दूर खड़े जब शोभित दादाजी बच्चों को देखते हैं तो वह अपने कदम बढ़ा देते हैं उनकी तरफ और बच्चों को देखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ते हैं तो बच्चे उनकी गोद में आने के लिए परेशान होने लगते हैं। दादाजी हंसते हुए उन बच्चों को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से कहते हैं, अरे बच्चों, लड़ने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बारी आएगी तुम दोनों की। दादाजी ने सबसे पहले मफिन को लिया था और मफिन के जाते ही कपकेक, जो दादाजी की गोद में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी, उसका मुंह फूल जाता है और वह मुंह फूलते हुए दादाजी को गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है और उसके बाद वह अपनी ममा को देखते हुए कहती है, मम डा डू बा डी। उसके इस तरह खाने से दादाजी भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं छोटा शैतान, तुम्हें भी लूंगा, थोड़ा सब्र रखो। वही करण जी तो जो ज्यादा दूर नहीं खड़े थे, वह कपकेक को इस तरह से गुस्सा होता हुए देखते हैं तो वह भी उसके पास आते हुए कहते हैं, अरे मेरा छोटू सब प्रिंस, गुस्सा नहीं होते, दादू के पास ना सही अपने नानू के पास आ जाओ, नानू भी आपको बहुत प्यार करेंगे।
कपकेक जो मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है, लेकिन करण जी की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना हाथ पैर करने लगती है करण जी के पास जाने के लिए। आयशा भी उसे संभालते हुए करण जी के हाथ में दे देती है। करण जी के हाथ में जाते ही वह मशीन की तरफ देखते हुए मुंह चिढ़ाने लगती है, तो मशीन भी उसे देखकर मुंह चिढ़ाने लगता है और दोनों भाई बहन की नोकझोंक देखकर सभी खुलकर हंसते हैं। वहीं दूर खड़ी राजपूत फैमिली एंड ओबरॉय फैमिली जब बच्चों को देखते हैं तो देखती रह जाती है, खासतौर से बच्चों की ब्लू आंखें देखकर अभिजीत जी और सोनम जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभिजीत जी की आंखें ब्लू थी इसलिए अरहान को ब्लू आंखें मिली थी, और अरहान की ब्लू आंखें थी इसी वजह से उसके बच्चों को ब्लू आंखें मिली थी, और वह एक दूसरे को हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। सनम जी के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू आ गए थे। वह अभिजीत जी का हाथ कसकर थाम लेती है। अभिजीत जी भी उनकी तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, काश सनम तुमने वक्त रहते सब कुछ संभाल होता तो बच्चे आज हमारे पास होते और हमारी बहू भी हमारे पास होती। ऐसा कहकर अभिजीत जी नागवरी से सर हिला देते हैं। वह पहचान गए थे कि वह उनके अरहान के ही बच्चे हैं, क्योंकि मफिन बिल्कुल अरहान की कॉपी था। जब अरहान छोटा सा था सोनम जी भी पहचान चुकी थी मफिन को। कपकेक पूरी अपनी मामा की फोटो कॉपी थी, इसी वजह से सुनंदा की और शैलेश जी एक ही बार में पहचान चुके थे, लेकिन बस कपकेक की आंखों का कलर अलग था। जहां आयशा की आंखें काली गहरी रंग की थी तो वही उसके बच्चों की आंखें ओशियन ब्लू कलर की थी, जो बेहद खूबसूरत थी। दूर से देखकर वह लोग तड़प रहे थे कि आखिर उनकी बेटी भी उनसे दूर हो चुकी थी और उनके नाती भी दूर हो चुके थे। वही सबसे ज्यादा हैरान तो विराज था। विराज, अर्नव, प्रियम, आकाश, आदित्य, काशवी, आरव, सोनाक्षी सभी लोग हैरान थे कि के पास बच्चे भी है, ये जानकर सभी लोग हैरान थे। वही अरहान बार काउंटर के पास खड़ा हुआ था, उसकी नजर बराबर अपने बच्चों पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह के इमोशन उमड़ रहे थे। वह खामोश नजरों से उसे दिशा में देख रहा था। भले ही उसका चेहरा शांत हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वह उनके पास जाना चाहता हूं लेकिन चाहकर भी अपने कदम उससे तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। वही अभिराम की साधना जी, अधिराज जी, शिवानी जी सभी लोग हैरान थे। क्या जिस वक्त ऐसा छोड़कर गई थी उसे वक्त ऐसा प्रेग्नेंट थी? यह सभी सवाल सबके दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे कि अरहान और आयशा में भले ही वैसे रिश्ते ना हो जैसा एक नॉर्मल पति पत्नी में होता है, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आयशा प्रेग्नेंट भी होगी कभी। क्योंकि जिस तरह के हालात में उसका और अरहान का रिश्ता बना था, बहुत ही काम चांसेस थे ऐसे। शिवानी जी से अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ा देती है। आयशा मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देख रहे थे और राजावत फैमिली इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। शिवानी जी अपनी कदम बढ़ाते हुए आयशा के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ऐसा फौरन पलटकर उसे दिशा में देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो सामने शिवानी जी मौजूद थे। शिवानी जी को देखकर आयशा की आंखों में कई तरह के इमोशनल नजर आने लगते हैं, कभी दर्द के, कभी प्यार के, कभी नफरत के। हाँ, यही वह औरत थी जो इस घर में उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यही वह औरत थी जो उसे कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, माँ के रहते हुए भी। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में सब कुछ खराब कर दिया था। आयशा की आंखों में जो पहले दर्द और प्यार नजर आ रहा था, अचानक धीरे धीरे एक नफरत में तब्दील होने लगी। वह चीज, क्योंकि विराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उससे नफरत करने में। आयशा को याद आने लगता है कि कैसे वह शिवानी जी से मिलने के लिए तड़पती थी, रोती थी, लेकिन कोई भी उसे मिलने नहीं देता था। सिर्फ यही कहते थे कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बुआ की यह हालत है, तुमने ही की है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह तुम ही हो। ये जानकर आयशा बहुत टूटती थी, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को संभाल लिया था। आयशा के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। वह उसे दिशा में देखती है तो शिवानी जी उसे पुकारते हुए कह रही थी, कैसी हो बेटा? शिवानी जी की बात सुनकर आयशा अपने पुराने लम्हों से बाहर आती है और शिवानी जी की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम ऑल राइट मिसेज राजपूत। ऐसा कहकर वह अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लाकर शिवानी जी की तरफ देखती है। शिवानी जी जो इस उम्मीद में थी कि आयशा उन्हें बुआ जी कहकर उनके गले लगेगी, लेकिन बुआ जी के बजाय श्रीमती राजपूत सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रहती है। आयशा की मुस्कुराहट में उन्हें एक दर्द नजर आ रहा था, वह दर्द जो उसके अपनों ने दिया था। आयशा ज्यादा दूर नहीं थी। राजपूत फैमिली और ओबरॉय फैमिली से सब ने उसके मुंह से शिवानी जी के लिए बुआ जी के बजाय मैसेज राजपूत सुना था। ये जानकर सभी के दिल में एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जो लड़की बचपन में बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर थकती नहीं थी, वह आज अपनी बुआ जी को मैसेज राजपूत का कर पुकार रही थी। वही दूर खड़ा विराज भी एक सुन लेता है। ये सुनने के बाद उसकी आंखों में एक गिल्ट नजर आने लगता है और उसे गिल्ट में उसकी आंखें नम होने लगती है और वह नाम आंखों से अपनी मम्मी और आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कम नफरत नहीं दी है, मैंने उससे बहुत नफरत दी है, बहुत ज्यादा दी है कि शायद ही मैं कभी उसकी नफरत की उसे दीवार को खत्म कर पाऊंगा।
आयशा काफी देर तक शिवानी जी को देखती रहती है, तभी उसे कोई आवाज देता है। वह पलटकर उसे दिशा में देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। 999 रोजेज एंड एरियन की एंट्री। आयशा ज्यादा दूर नहीं थी। राजपूत फैमिली और ओबरॉय फैमिली से सब ने उसके मुंह से शिवानी जी के लिए बुआ जी के बजे मैसेज राजपूत सुना था। ये जानकर सभी के दिल में एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जो लड़की बचपन में बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर थकती नहीं थी, वह आज अपनी बुआ जी को मैसेज राजपूत का कर पुकार रही थी। वही दूर खड़ा विराज भी एक सुन लेता है। ये सुनने के बाद उसकी आंखों में एक गिल्ट नजर आने लगता है और उसे गिल्ट में उसकी आंखें नम होने लगती है और वह नाम आंखों से अपनी मम्मी और आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कम नफरत नहीं दी है, मैंने उससे बहुत नफरत दी है, बहुत ज्यादा दी है कि शायद ही मैं कभी उसकी नफरत की उसे दीवार को खत्म कर पाऊंगा। आयशा काफी देर तक शिवानी जी को देखती रहती है, तभी उसे कोई आवाज देता है। वह पलटकर उसे दिशा में देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके जस्ट सामने कोई 999 फ्लावर का बुके लेकर खड़ा था। वह फ्लावर का बुकिंग काफी बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। सबकी नजरें वहां पर जाकर टिक जाती है और आयशा पहले तो हैरान भरी नजरों से अपने सामने खड़े 999 फ्लावर बुके को देखते हैं, उसके बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जानती थी ये किसकी हरकत हो सकती है। वह फ्लावर बुके को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके कहती है, वैसे आपको जरूरत नहीं थी इतना बड़ा फ्लावर बुके लाने के लिए, लेकिन अगर ले आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतने सारे फ्लावर का मैं करूंगी क्या, और यह फ्लावर्स मेरे किसी काम के नहीं है। आप अगर एक छोटी सी सॉरी बोल देंगे तो काम हो जाएगा। आयशा ने यह बात कही अदा के साथ कही थी। वही फ्लावर बुके के पीछे एक शख्स था। उसे शख्स ने मैरून कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और व्हाइट कलर की उसकी शर्ट थी। वह शख्स मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए आगे आता है और आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तो आयशा अपनी नजरें फिर लेती है और वह शख्स उसे इस तरह से मूव करते हुए देखकर मुस्कुराकर उसे 999 रोज की बुके में से एक रोज निकालकर आयशा की तरफ देखा है और फिर घुटनों के बल बैठकर बिल्कुल प्रपोजिंग स्टाइल में बैठकर वह रेड रोज फ्लावर उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी चार्मिंग वॉइस में कहता है, कम ऑन जान, इतना भी गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा खत्म करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट में मैं नहीं आ पाया, लेकिन पार्टी में तो मैं आ गया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ पाया तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में। यह नज़ारा देखकर किसी की आंखें जल रही थी, वह था अरहान भाई। अरहान का रिएक्शन देखने लायक था। उसकी आंखें जो अब तक अपने बच्चों को देखकर सॉफ्ट थी, वह आंखें अब अंगारे बरस रही थी। भाई साहब, इतना गजब वाला गुस्सा, उसके जबड़े कस गए थे और वह गुस्से भरी नजरों से उसे शख्स को देख रहा था। उसके हाथ में एक जूस का गिलास था, वह उसे जूस के गिलास को कस के पकड़ लेता है, जिससे गिलास में हल्की हल्की से क्रैक पड़ाने लगते हैं। स्पेशली उसे शख्स का आयशा को जान कहना उसके दिल को जला रहा था। वही आयशा इन सब से बेखबर मुंह फेर कर खड़ी थी, लेकिन जब उसकी बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए उस शख्स के हाथों से रेड रोज ले लेती है और वह शख्स खड़ा होकर अपने बाहें फैला देता है, तो आयशा भी दौड़कर उसके गले लग जाती है और वह शख्स आयशा को गले लगा कर उसके सर पर किस कर लेता है। वह शख्स कोई और नहीं आर्यन था। आर्यन जो साथ में आया तो था इंडिया आयशा के साथ, लेकिन वह किसी काम के लिए कहीं चला गया था और इन 2 दिनों से वह लापता था और आयशा इसी वजह से नाराज थी उससे, और यही वजह थी कि आर्यन उसे मनाने के लिए 999 रेड रोज की बुक लेकर आया था। आर्यन बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसका रंग पहले हल्का सांवला था, लेकिन अब वह बिल्कुल गोरा हो चुका था। उसके चेहरे पर अब दाढ़ी आ चुकी थी। वह पहले हल्का सा सेहतमंद था, लेकिन अब उसने अपनी बॉडी को परफेक्ट कर लिया था। यही वजह थी कि कोई उसे पहचान नहीं पाया। ऐसा आर्यन के गले लगी ही हुई थी कि तभी उसके कान में गिलास टूटने की आवाज पड़ती है। वह फौरन उसे दिशा में देखती है जहां पर अरहान के हाथों में गिलास टूटा हुआ था और अरहान के हाथ से खून बह रहा था। आयशा एक नजर उसके हाथ को देखते हैं और फिर एक नजर अरहान के चेहरे की तरफ देखती है। अरहान का चेहरा देखकर आयशा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपनी नजर तुरंत उसे जगह से फेर लेती है। गिलास टूटने की आवाज हालांकि सबने सुनी थी, लेकिन किसी ने अरहान के जख्मों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि किसी का उसे पर ध्यान गया ही नहीं था। इसलिए सभी लोग दोबारा से अपनी बातों में लग गए और अरहान का दिल इस वक्त बेइंतहा जल रहा था। आयशा को किसी और के करीब देखकर वह ये नहीं जानता था कि वह शख्स आर्यन है, क्योंकि वह आर्यन से शायद ही कभी मिला होगा। मफिन और कपकेक जो वहीं पर मौजूद थे, वह आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए चिल्लाने लगते हैं, डू द। दूर से सुनने पर सबको यही लग रहा था कि वह बच्चे उसे शख्स को डैड कहकर पुकार रहे हो। अपने बच्चों के मुंह से किसी और के लिए डैड सुनकर अरहान का कलेजा फटा जा रहा था। वह गहरी सांस लेने लगता है, क्योंकि दूर से सुनने पर सबको यही लग रहा था कि बच्चे उसे शख्स को डैड बोल रहे हैं, लेकिन वह बच्चे दादा नहीं बोल रहे थे, वह बच्चे ड्यूड बोल रहे थे। सबको कंफ्यूजन हो गई थी। वही सोनम जी और अभिजीत जी एक दूसरे को देखने लगते हैं।
खैर अब पार्टी खत्म होने वाली थी क्योंकि सभी गेस्ट आ चुके थे लगभग और आधा से ज्यादा गेस्ट तो डिनर करके जा भी चुके थे। राजावत मिला के सदस्य भी एक साथ इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। अब वहां पर कुछ ही गेस्ट बचे हुए थे और राजपूत फैमिली ओबरॉय फैमिली भी थी। थोड़ा बहुत उन लोगों ने डिनर किया वरना ज्यादा से लोगों का मन नहीं था डिनर करने का और वह बिना डिनर किया ही चले गए। अरहान भी एक नजर अपने बच्चों को देखकर और आयशा को गहरी नजरों से देखने के बाद वहां से चला जाता है। सात्विक और कृष्णा भी उसके पीछे चले जाते हैं। ओबरॉय फैमिली भी धीरे धीरे करके वहां से चली जाती है। अब वहां पर बच्चे थे तो सिर्फ राजावत फैमिली के मेंबर्स सभी लोग थोड़ा बहुत डिनर करते हैं। बच्चे सो चुके थे आर्यन के गोद में ही। आर्यन से उनकी बहुत बनती थी क्योंकि बच्चे हमेशा उनके ही करीब होते हैं जिनका उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक देखा हो। टू बी कंटिन्यूड। सॉरी छोटे चैप्टर के लिए आज इतने से हाई कम चला लीजिए, कोशिश रहेगी अगली बार थोड़ा लॉन्ग अपलोड करने की। टू गाइज आज के लिए BSS इतना हाई, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।